जी बेटा, तो हमें आज स्टार्ट करना है। वी हैव टू स्टार्ट 3.2 इन क्लास वीक प्रीवियस टू द लास्ट वीक। वी आर डन विद 3.1। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका था। आई वॉज नॉट देयर फॉर द होल वीक। लास्ट वीक में पूरा हफ्ता स्कूल नहीं आ रहा था बिकॉज माई फादर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, सो आई वॉज बिजी एंड आई वॉज अपसेट ओवर देयर। सो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज बेटर नाउ and I was supposed to join to school today. I even, in fact, I went to school में पहुंच भी गया था तो पता चला कि मैं ऑनलाइन हो गया। खैर फिर मैं वापस आया। तो आज हमें खैर स्टार्ट करना है 3.2। 3.2 की अगर हम बात करें, इस टॉपिक की ओवरऑल नेचर वाइज हम बात करें तो 3.2 इज ऑल अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट। पूरा का पूरा हार्डवेयर के बारे में है। और फिर इसी चैप्टर में से हमने 3.1 पढ़ लिया कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और 3.2 पढ़ने जा रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस which are used to give any command, any sort of commands, instructions, orders to the machine, to the computer, to the laptop, to the mobile. यानी input devices are those components of the computers or laptops through which user is able to convey his or her commands or messages or instructions or orders टू द मशीन। यानी हमें कुछ भी काम लेना है कंप्यूटर से, अपनी डिवाइसेस से किसी भी तरह का काम लेना है, सो हमारी इंस्ट्रक्शंस, हमारी कमांड्स, हमारे ऑर्डर्स कंप्यूटर तक, मशीन तक पहुंचेंगे बिकॉज ऑफ वी आर यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। सो इनपुट डिवाइसेस आर एक्चुअली यूज्ड फॉर taking commands and input and the orders and instructions of the user, whereas output devices are actually exactly opposite of it. Through output devices, yeah, using the output devices, machine actually gives the user the result, the outcome of any process। यानी कोई भी प्रोसेस होता है, हमने ये बात पढ़ी थी, द कंप्यूटर परफॉर्म इट्स वर्किंग इन थ्री बेसिक स्टेजेस। कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी मशीन हो, कोई भी लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन, वो हमेशा थ्री स्टेजेस में ही काम कर रहा होता है। द वेरी फर्स्ट स्टेज इज द इनपुट स्टेज वेयर द यूजर इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस। अब यूजर ने अपनी इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो वो इंस्ट्रक्शंस किस किन चीजों के थ्रू देगा? ही विल बी गिविंग इंस्ट्रक्शंस थ्रू या यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। सेकेंडली, कंप्यूटर विल परफॉर्म द प्रोसेसिंग, द वर्किंग पार्ट। वो अपना काम करेगा, जैसी इंस्ट्रक्शंस उसको दी गई, जो काम उसको करने को दिया गया, वो उस पर अपनी वर्किंग यानी प्रोसेसिंग करेगा। एंड आफ्टर द वर्किंग एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग, जो भी और जैसा भी रिजल्ट निकल कर आएगा, दैट विल बी हैंडेड ओवर टू द यूजर। वो दिखाया जाएगा, वो डिस्प्ले किया जाएगा यूजर को यूजिंग द आउटपुट डिवाइसेस। सो हम कह सकते हैं कि if the output devices are not there, so any computer, any machine, any mobile phone, any laptop cannot display, cannot give the output, cannot show the result to the user. So कंप्यूटर को, मशीन को रिजल्ट शो करने के लिए, आउटपुट शो करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप मुझे चैट में लिख के बताइए, कैन यू नेम फ्यू ऑफ द इनपुट डिवाइसेस? आपके जहन में अगर ये क्लियर हो गया कि इनपुट डिवाइसेस का काम है कि थ्रू इनपुट डिवाइसेस यूजर इज एबल टू गिव कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स टू द मशीन, सो वो कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम यूज करते हैं, या आपने देख रखी हैं, या आपको उनका एक्सपोजर मिल चुका है? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ सच फ्यू ऑफ द इनपुट डिवाइसेस? कीबोर्ड है, बिल्कुल ठीक है सोफिया, कीबोर्ड हो गया। व्हाट एल्स इसके अलावा? और बताइएगा। व्हाट अबाउट माउस? व्हाट अबाउट माइक्रोफोन? बिल्कुल ठीक है, माइक्रोफोन भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है बिकॉज थ्रू माइक्रोफोन वी गिव कमांड, वी गिव इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, इन द फॉर्म ऑफ वॉइस। ठीक है, माइक भी हमारा, माइक्रोफोन भी हमारा इनपुट डिवाइस है। व्हाट अबाउट डिजिटल कैमरा? डिजिटल कैमरा भी हमारा इनपुट डिवाइस है बिकॉज इट कैप्चर्स द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ इमेज। ठीक है, इसी तरह से हमारा स्कैनर्स, हमारे 2D एंड 3D स्कैनर्स, हमारे 2D एंड 3D स्कैनर्स भी दे आर ऑल्सो इनपुट डिवाइसेस। इफ यू आर इन्वॉल्व इन गेमिंग, तो आप गेमिंग कंट्रोलर जो कनेक्ट करते हैं पीसी के साथ या गेमिंग लैपटॉप के साथ, सो गेमिंग कंट्रोलर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो ये हमारी कुछ इनपुट डिवाइसेस की एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं? जी, प्रिंटर हमारे आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल है। स्पीकर हमारे आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल है। प्रिंटर गिव्स द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट।
ठीक है, वेयर एज स्पीकर गिव्स द रिजल्ट द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, इन द फॉर्म ऑफ साउंड। ठीक है, इसी तरह से मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस बिकॉज इट गिव्स आउटपुट, इट डिस्प्लेज द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज प्रोजेक्शन, बड़े प्रोजेक्शन की फॉर्म में इमेज दिखा रहा होता है, रिजल्ट दिखा रहा होता है ये हमें। तो हमारे पास ये डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है। अच्छा, अब सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग एंड स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कितनी डेप्थ में, कितनी डिटेल में, या इनके क्या क्या एस्पेक्ट्स को पढ़ना है, समझना है और कवर करना है। हमें ये सब क्लियर होना चाहिए कि हमें इन इनपुट डिवाइसेस के बारे में कितनी डिटेल में क्या कुछ पता होना चाहिए, क्या कुछ अंडरस्टैंड होना चाहिए, और क्या कुछ हमें कवर करना है फॉर एनी ऑफ द इनपुट डिवाइस एंड फॉर एनी ऑफ द आउटपुट डिवाइस विच आर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हमें सबसे पहली बात यह है कि इनकी बेसिक फंक्शनैलिटी पता हो। ठीक है, कि इनका काम क्या है। ठीक है, किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, यानी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनके हमें यूजेस पता हो। यूजेस के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं एप्लीकेशंस का भी, या रियल लाइफ एप्लीकेशंस का भी। तो हमें इनकी एप्लीकेशंस भी पता हो, इनके यूजेस भी पता हो, प्लस हमें इनके पता हो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी, अगर कोई डिसएडवांटेज है तो वो, और अगर एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स हैं, तो वो भी पता हो। और एक चीज जो हमें इनकी नहीं याद करनी, नहीं पढ़नी, नहीं समझनी, और वो चीज हमारे सिलेबस से अब एक्सक्लूड हो गई है, इट इज अ काइंड ऑफ गुड न्यूज फॉर यू ऑल, वो ये कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की वर्किंग, वर्किंग यानी ये काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, प्रिंटर है, इनके इनका काम करने का स्टाइल क्या है, ये सब आपके सिलेबस से अब एक्सक्लूड हो गया है। 3-4 साल हो गए हैं इस बात को। यानी किसी भी पेपर में, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्कूल बेस्ड हो, सीआई बेस्ड हो, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की वर्किंग अब नहीं आ सकती। वर्किंग को आप हाउ इट वर्क्स के नाम से भी जान सकते हैं, कि वो चीज़ काम कैसे करती है। वर्किंग को आप प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के नाम से भी जान सकते हैं। तो नाम उसका कुछ भी हो, लेकिन ये चीज़ अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रही, दिस इज नो मोर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो क्या बचा फिर पीछे, बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए, उनका यूजेज किस तरह से होता है रियल लाइफ में, कहाँ कहाँ और किस किस जगह रियल लाइफ में उनकी एप्लीकेशंस हैं, वो एग्जाम्पल सिनेरियोज हमें पता हो, और उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमें पता हो। अच्छा, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस में, हमारी बुक के अगर ऑर्डर के वाइज हम चलें, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बार कोड रीडर की। मैं स्क्रीन शेयर भी आपके साथ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में आ जाता है जनाब बार कोड रीडर। ठीक है, कोई नई चीज या कोई नई डिवाइस आपके लिए नहीं है ये। ठीक है, बारकोड स्कैनर्स या बारकोड रीडर्स जो हैं, ये काम कैसे करते हैं ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो ये पहले पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब आपकी गुड लक है कि आपके टाइम पे आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है। अच्छा, तो हम आ जाते हैं इनके एक बहुत ज्यादा और बहुत एक इम्पोर्टेंट यूजेज के ऊपर, जो कि आम तौर के ऊपर कि हम रियल लाइफ में देख रहे होते हैं कि व्हेन एवर वी आर विजिटिंग एनी ब्रांड, एनी शॉप, एनी आउटलेट, एनी मार्केट, आप किसी भी मॉल में जाएं, किसी बड़ी शॉप पे जाएं, किसी इवन छोटी शॉप्स पे भी आपको अब तो बारकोड रीडर मिलेगा, नजर आता है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बिल्स एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, कि भाई इसका बिलिंग अमाउंट कितना बना। अच्छा, अब बारकोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। ये तो हम सबको पता है कि बारकोड के, चले पहले यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। बारकोड का एक यूज तो ये है, जिसके बारे में हम अभी आगे हम डिटेल में बात करेंगे, कि ये शॉप्स पे, आउटलेट्स पे, फ्रेंचाइजेस पर और मार्केट्स में, ठीक है, ये यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, किस लिए, कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदी उसका बारकोड स्कैन हुआ, और उसकी उसका नाम, उसकी प्राइस, उसकी डिटेल्स कैशियर के जो स्टाफ है वहाँ का, नाहिद पे आप गए हुए हैं, इम्तियाज पे गए हुए हैं, चेस पे गए हुए हैं, कहीं पे भी गए हुए हैं, मेट्रो पे गए हुए हैं, जैसे ही बारकोड स्कैन हुआ, उस प्रोडक्ट का नाम, उसकी प्राइस स्क्रीन पर आ गई, और ऐसे आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स खरीदी, सबके बारी बारी बारकोड स्कैन होते गए, और सबकी प्राइसेस वहां पर डिस्प्ले होती गई, और सबका एक मिला के कैलकुलेट करके आपका बिल भी जनरेट होता गया। ये तो एक बहुत इसका कॉमन सा यूज है। इसके अलावा ये कि आजकल हमें बारकोड जो है वो तकरीबन हर जगह मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इवन आपका एक स्कूल लाइब्रेरी कार्ड अगर आपको इशू किया गया है, तो उसके ऊपर भी बारकोड होगा। उसका इस्तेमाल कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल वेन एवर यू आर गेटिंग इशूड अ बुक, जब आप कोई बुक इशू करवाने गए, तो आपके लाइब्रेरियन ने, चाहे वो सर हैं या मिस जो भी हैं, उन्होंने एक दफा उस बुक का बारकोड स्कैन किया, और साथ आपके लाइब्रेरी कार्ड का बारकोड स्कैन किया बारकोड रीडर से। तो क्या होगा, उनके सिस्टम में आ जाएगा कि इस बारकोड, ये जो कार्ड का बारकोड स्कैन किया गया, इस स्टूडेंट का नाम
सोफिया है फॉर एग्जांपल, और इन्होंने ये वाली बुक जो है वो इशू करवाई है, ठीक है, क्योंकि उसका भी बारकोड स्कैन किया गया था, किस डेट पे इशू करवाई, कितने बजे इशू करवाई, और इसी तरह एट द टाइम शी इज गोइंग टू रिटर्न द बुक अगेन, उस स्टूडेंट का लाइब्रेरी कार्ड के ऊपर बारकोड स्कैन किया जाएगा और उस बुक का स्कैन किया जाएगा, तो रिटर्न की डेट, रिटर्निंग का टाइम, वो सारी चीजें आ जाएंगी कि इस स्टूडेंट ने, जिसका स्टूडेंट आईडी ये है, इसका नाम ये है, इसकी क्लास सेक्शन ये है, और इसने ये वाली बुक इस डेट पे इतने टाइम पे रिटर्न की। ठीक है, इसी तरह से हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं लैब जाकर, तो उसके ऊपर भी हमारा एक बार कोड होता है, उसको स्कैन करके सारी डिटेल्स जो है उनके सिस्टम में आ जाती हैं। आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका एयर टिकट हो, आपका रेलवे टिकट हो, उसके ऊपर भी बार कोड मौजूद होता है। तो बार कोड आजकल ऑलमोस्ट हर जगह ही आपको मिलेगा। अब हम जरा ये डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बारकोड का एक बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है, ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल या स्टॉक मैनेजमेंट। ये इसमें किस तरह से हेल्प आउट करता है और ये क्या चीज है ये? देखिए, ये हम सबने नोटिस किया हुआ है कि हम जब किसी भी छोटी बड़ी शॉप पे जाते हैं तो आजकल वो वहां पर बारकोड्स को यूज कर रहे होते हैं फॉर द स्कैनिंग ऑफ देयर बारकोड्स, और उसकी मदद से उनके बिल तो जनरेट हो रहे होते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक स्टॉक मैनेजमेंट, ये कौन सा एक फीचर है जिसकी वजह से ये लोग शॉपकीपर्स जो हैं या जो रिटेल आउटलेट्स हैं, ये क्यों यूज कर रहे होते हैं? इसकी क्या रीजन है? क्या वो सिर्फ शो ऑफ के लिए यूज कर रहे होते हैं कि उनकी शॉप, उनका आउटलेट ज्यादा मॉडर्न या ज्यादा कूल लगेगा, या इसकी कोई और रीजन भी? एक और रीजन है, का नाम है ऑटोमेटिक स्टॉक मैनेजमेंट। उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक कोई बहुत बड़ा सा आउटलेट है, बहुत बड़ा सा एक शॉपिंग सेंटर है, एक सुपरमार्केट है, फॉर एग्जांपल नाहीद है, इम्तियाज है, ठीक है, चेज है, चेज वैल्यू है, मेट्रो है, इस तरह के जो बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, तो उनको क्या जरूरत पेश आती है या उनको क्या बेनिफिट होता है, और वो किस तरह से स्टॉक मैनेजमेंट के लिए बारकोड्स को यूज करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। ये क्वेश्चन 5 या 6 नंबर का अक्सर आ जाता है पास पेपर्स में, तो इसके एक एक स्टेप को समझना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है, सो द बारकोड हैज बीन रेड, देन व्हाट हैपेंस। जब एक प्रोडक्ट एक कस्टमर ने खरीदी और वो ऐसे किसी भी स्टोर के चेकआउट काउंटर पे गए और वहां पर चेकआउट काउंटर पे खड़े स्टाफ पर्सन ने उस प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन किया, तो क्या कुछ होगा फिर बैकएंड पर? नंबर वन, द बारकोड नंबर इज लुक्ड अप टू द स्टॉक डेटाबेस, यानी जो बारकोड, फॉर एग्जांपल कोला नेक्स्ट की एक बॉटल थी, उसका बारकोड स्कैन किया गया, तो उस बारकोड के अगेंस्ट डेटाबेस में चेक किया जाएगा कि क्या ये बारकोड जो है, इस बारकोड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन उनके रिकॉर्ड में है भी या नहीं। हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन है तो फिर आगे क्या होगा? यानी इस बारकोड को जब स्कैन किया गया तो उसने यूनिकली आइडेंटिफाई किया कि ये वाला बारकोड से, फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ कोला नेक्स्ट की 500 ml की बोतल का ही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? व्हेन द बारकोड नंबर इज फाउंड, जब वो बारकोड नंबर मिल गया, ठीक है, कि भाई हाँ भाई ये कोला नेक्स्ट की 500 ml की बोतल का ये बारकोड है, देन द स्टॉक आइटम रिकॉर्ड इज लुक्ड अप। स्टॉक आइटम रिकॉर्ड देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? यानी उनके उनके पास, उनके स्टॉक में कोला नेक्स्ट की फॉर एग्जांपल 500 ml वाली कितनी बॉटल्स मौजूद है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में मौजूद है? लेट्स से 490 मौजूद है, ठीक है। द प्राइस एंड अदर स्टॉक आइटम डिटेल्स आर सेंट बैक टू द चेकआउट या पॉइंट ऑफ सेल पे। यानी जब बारकोड स्कैन किया गया उस वक्त एक काम तो ये हुआ कि ये देखा ये गया, सिस्टम में ये चेक किया गया, रिकॉर्ड में ये चेक किया गया, डेटाबेस में ये चेक किया गया कि क्या इस बारकोड के अगेंस्ट कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। मिल गई, एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कोई चॉकलेट है, कोई बिस्किट है, कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोई शूज है, परफ्यूम है, बॉडी स्प्रे, कुछ भी है। अच्छा, ना सिर्फ ये कि वो ऑब्जेक्ट, वो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली गई कि किसका बारकोड है ये, दूसरा ये देखा गया कि वो चीज जिसका ये बारकोड है वो हमारे स्टॉक में कितनी क्वांटिटी में अभी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और उसकी डिटेल्स जो है वो भेज दी गई उस मॉनिटर के ऊपर जो चेकआउट पॉइंट पे या पॉइंट ऑफ सेल पे लगा हुआ था, ताकि वहां पर वो कैशियर भी देख ले और वो कस्टमर भी देख ले कि हाँ भाई ये फॉर एग्जांपल कोला नेक्स्ट की 500 ml की बॉटल है और इसकी ये प्राइस है। उसके बाद क्या होगा? द नंबर ऑफ स्टॉक आइटम इन द record इज reduced by 1 each time the barcode is read। क्योंकि एक दफा जब जब स्कैन किया जाएगा तो हर दफा उनके रिकॉर्ड में वो जितनी भी क्वांटिटी में थे वो एक माइनस होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 490 बॉटल्स थी उनके रिकॉर्ड में, एक दफा एक बॉटल का बारकोड स्कैन हुआ, ऑटोमेटिकली सिस्टम में अपडेट हो जाएगा कि नाउ 489 बॉटल्स आर लेफ्ट। एक और बॉटल का लेट से बारकोड स्कैन हुआ तो एक और -1 हो जाएगा एक और दफा, यानी 488 बॉटल्स आर लेफ्ट।
ठीक है, अगला काम क्या होगा, दिस न्यू वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ स्टॉक इज रिटन बैक टू द स्टॉक आइटम रिकॉर्ड। ठीक है, यानी अब ये न्यू वैल्यू अपडेट हो जाएगी कि लेट्स से अब 489 जो है वो बॉटल्स रह गई, पहले 490 थी। और अगला काम ये होगा, फिर इस न्यू वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा रीऑर्डर वैल्यू से। रीऑर्डर वैल्यू वो कंपनी, वो स्टोर, वो आउटलेट, वहां के मैनेजर ने सेट किया हुआ होगा कि लेट्स से रीऑर्डर वैल्यू है हमारी 100 या रीऑर्डर वैल्यू है हमारी 50। जैसे जब 100 बॉटल्स रह जाएं, जब 50 बॉटल्स रह जाएं तो ऑटोमेटिकली एक न्यू ऑर्डर रिक्वेस्ट रेज हो जाए। ठीक है, तो अब वो 489 अगर बॉटल्स रह गई थी, उस 489 वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, जो रीऑर्डर वैल्यू है, चाहे वो 100 है या 50। अगर वो वैल्यू आ गई तो ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑर्डर जनरेट हो जाएगा, अदरवाइज अभी ऑर्डर जनरेट नहीं होगा। ठीक है, और जब वो वैल्यू आ गई और ऑर्डर जनरेट हो गया तो वहां पर एक फ्लैग ऐड कर दिया जाएगा, एक इंटीमेशन, एक तरह का एक प्रॉम्प्ट, एक रिमाइंडर लगा दिया जाएगा कि एक दफा इसका रीऑर्डर हो चुका है, ताकि फर्दर रीऑर्डर्स बार बार जनरेट ना हो जाए, कंफ्यूजन ना हो जाए। तो आप यूं सोचें कि जैसे बड़े बड़े आपके स्टोर्स की चेन्स हैं, जैसे इम्तियाज है या नाहिद स्टोर है या बिन हाशिम है या मेट्रो है, तो इन स्टोर्स में कितनी तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं और उनके स्टॉक आइटम्स कितने ज्यादा शेल्फ्स में भी लगे हुए होते हैं और कितने ज्यादा पीछे वेयर हाउसेस में भी पड़े होते हैं। आप सोचें कि अगर इन बड़े बड़े स्टोर्स को, इन सुपर मार्केट्स को अगर मैनुअली ये काम अपने स्टाफ से करवाना पड़े तो कितना ये बड़ा हैसल हो, कि वो रोजाना काउंट करते फिरें कि अब ये बिस्किट्स कितने रह गए, ये चॉकलेट्स कितनी रह गई, ये कोल्ड ड्रिंक्स कितने रह गई, अब कब किसको रीऑर्डर करना है, कब किसको नहीं करना। तो उनको कितना ज्यादा स्टाफ हायर करना पड़ेगा, उनको सैलरीज देनी पड़ेंगी। चले स्टाफ भी हायर कर लिया, सैलरीज भी वो अफोर्ड कर रहे हैं और वो दे रहे हैं, लेकिन स्टिल ये काम इतना इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। इट विल बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिस, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, स्टाफ भी बहुत रखना पड़ेगा, और स्टिल एरर्स के और मिस्टेक्स के चांसेस भी रहेंगे कि माइट भी वो सही काउंटिंग ना करें। और दूसरा ये कि माइट भी जब कोई चीज सही काउंट नहीं हुई, कोई चीज खत्म हो गई और टाइम पे रीऑर्डर नहीं हुआ, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको वो प्रोडक्ट नहीं मिल रही, कस्टमर्स अनसेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं, तो इस तरह से उस ओवरऑल स्टोर का जो रेपुटेशन है वो स्पॉइल हो रहा है। तो इस तरह से देखें, बारकोड, हमें सिर्फ ये लगता है कि बारकोड स्कैन हुआ और उसकी प्राइस आ गई और हमारा बिल जनरेट हो गया, यस दैट इज आल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बारकोड रीडर्स। बट स्टॉक मैनेजमेंट, ये ऑटोमेटिक स्टॉक मैनेजमेंट जिसका सारा प्रोसेस मैंने आपको समझाया, ये इसका एक बहुत ही इफेक्टिव जो है वो एक यूज है, ये एप्लीकेशन है। अब जरा मुझे चैट में बताएं, ये जो पूरा मैंने ऑटोमेटिक स्टॉक मैनेजमेंट बताया, जो किसका एप्लीकेशन है, बारकोड रीडर्स का, वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चैट में मुझे लिख के बताइएगा, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। नहीं, अभी लिखना कुछ नहीं बेटा, लिखना का काम जो होगा वो मैं पॉइंटर्स वगैरह आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, वो आप लिख लीजिएगा, वो मैं आपसे जीसी पे शेयर कर दूंगा। अभी आप सिर्फ अपने पास शॉर्ट शॉर्ट पॉइंटर्स लिख लें। एक तो आप इंडेक्स पे लिख लें और अपने न्यू पेज पे लिख लें 3.2 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, 3.2 में हमने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस स्टार्ट किया और उसके बाद हमने सबसे पहले बारकोड रीडर स्टार्ट किया। बारकोड रीडर में उसकी एप्लीकेशंस में आप लिख लें अपना स्टॉक मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक स्टॉक मैनेजमेंट, लाइब्रेरीज, सुपरमार्केट्स, ट्रैवलिंग टिकट्स, एयर टिकट्स और ट्रेन टिकट्स, ये सब भी इसके बारकोड के, इवन आपके मेडिकल रिपोर्ट्स, उसमें भी बारकोड जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं हम और इसके बाद देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या होंगे। ये जो हमने अभी ऑटोमेटिक स्टॉक मैनेजमेंट जो पढ़ी बारकोड्स के केस में, बारकोड्स के केस में इस ऑटोमेटिक स्टॉक मैनेजमेंट का मैनेजमेंट ऑफ द स्टोर्स को क्या फायदा हो? सबसे पहले मच इजियर एंड फास्टर टू चेंज प्राइसेस ऑन स्टॉक आइटम्स, यानी लेट्स से किसी बड़े स्टोर में 5000 बॉटल्स पड़ी हुई है, कोला नेक्स्ट की या किसी भी ब्रांड की। अब अगर पीछे से प्राइस चेंज हो गई, कंपनी ने प्राइस चेंज कर दी, अब अगर उनके पास और ये बारकोड वाला सिस्टम नहीं है तो एक बॉटल पे जाके क्या वो प्राइस चेंज करेंगे? यस, उनको करनी पड़ेगी। बट अगर वो ऑटोमेटिक स्टॉक मैनेजमेंट और बारकोड वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं तो सिर्फ वो एक सिस्टम जो कि एक सर्वर होगा, उसमें वो प्राइस अपडेट कर देंगे, और जब जब उन सारी बॉटल्स का बारकोड स्कैन होगा तो न्यू प्राइस विल बी शोन, न्यू प्राइस विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द कैशियर्स मॉनिटर। तो एक क्लिक के ऊपर 500 हो या 5000 बॉटल्स हो, उनके जो बारकोड्स हैं उनकी प्राइस अपडेट कर दी गई, बिकॉज ऑफ द बारकोड सिस्टम, बिकॉज ऑफ द स्टॉक मैनेजमेंट। ना कि मैनुअली जाकर एक एक की प्राइस वो अपडेट करते, उसके ऊपर लिखते या स्टिकर पेस्ट करते।
ठीक है, एक तो मैनेजमेंट को ये फायदा हुआ बारकोड वाला सिस्टम यूज करने से। नंबर टू, मच बेटर, मोर अप टू डेट सेल्स इंफॉर्मेशन और सेल्स ट्रेंड्स। मैनेजमेंट को पता चलता रहेगा, अपडेट मिलती रहेगी कि सेल्स कितनी हो रही है, कैसी हो रही है और सेल्स के ट्रेंड्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल उनको पता चलेगा कि आजकल सेल्स जो है वो फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स गुड्स की ज्यादा हो रही है या गैजेट्स की ज्यादा हो रही है। और ट्रेंड्स भी पता चलेंगे, फॉर एग्जांपल विंटर आ रहा है तो विंटर की क्लोथिंग की ज्यादा आजकल सेल बढ़ गई है। या फॉर एग्जांपल ये भी पता चलेगा कि वीकेंड्स पे ज्यादा सेल है या वीकडेज में ज्यादा सेल है। या फॉर एग्जांपल लेडीज ज्यादा शॉपिंग करने उनके स्टोर्स में आ रही हैं या जेंट्स आ रहे हैं या बच्चों की शॉपिंग ज्यादा की जा रही है, ताकि वो अकॉर्डिंगली सेल्स ट्रेंड्स को देखते हुए वो ऑफर्स भी और डिस्काउंट्स भी, टारगेटेड कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हैं उन सेल्स ट्रेंड्स को देखते हुए कि ओके, फॉर एग्जांपल वीक डेज के ऊपर हमारे पास जो है वो जेंट्स कम आ रहे हैं क्योंकि वो ज्यादातर वर्किंग टाइम होता है, तो उस पे वो उस टाइमिंग में उन डेज में कोई स्पेसिफिक ऑफर ऐसी लॉन्च करेंगे कि वो अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो सेल्स के ट्रेंड्स भी मैनेजमेंट को पता चलते रह सकते हैं क्योंकि उनके पास पूरी पूरी रिपोर्ट्स या डेटा या ग्राफ्स बन के आ जाएंगे बिकॉज ऑफ बारकोड्स। ठीक है। नंबर थ्री, नो नीड टू प्राइस एवरी स्टॉक आइटम ऑन द शेल्व्स। जी, ये भी बात हमने थोड़ी सी डिस्कस की पीछे कि एक एक आइटम के ऊपर जाकर उसकी प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कंप्यूटर के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर जहां पर उसका डेटाबेस है बारकोड का, वहां पे एक सॉफ्टवेयर में जाकर आप सिर्फ प्राइस अपडेट कर दें। सारे बारकोड जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के स्कैन होंगे तो वो वाली प्राइस जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी उधर। तो इससे कितना टाइम भी बच रहा है मैनेजमेंट का, ठीक है, और कितनी कॉस्ट भी बच रही है, उनको एडिशनल स्टाफ नहीं रखना पड़ रहा जो एक एक प्रोडक्ट पे जाकर वो प्राइस अपडेट करे। अगला बेनिफिट लिखा फॉर द मैनेजमेंट इज कि अलाउज फॉर ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल। इसको अभी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल किस तरह से मैनेजमेंट को फायदा देता है स्टॉक की इफेक्टिव मैनेजमेंट में, कि कोई चीज जो भी बिकती जा रही है, सेल होती जा रही है, वो खत्म भी ना हो जाए और खत्म होने से पहले उसका रीऑर्डर भी हो जाए और ये सारा काम मैनुअली ना करना पड़े, सब कुछ बारकोड की ऑटोमेटिक स्टॉक मैनेजमेंट वाली एप्लीकेशन के थ्रू होता रहे। अगला बेनिफिट लिखा, पॉसिबल टू चेक कस्टमर बाइंग हैबिट्स मोर इजीली बाय लिंकिंग बार कोड्स टू फॉर एग्जांपल कस्टमर लॉयल्टी कार्ड्स। जी, ये जितनी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, नाहिद, इम्तियाज, बिन हाशिम, मेट्रो वगैरह, ये सब क्या करते हैं कि ये हर हर कस्टमर को एक लॉयल्टी कार्ड देते हैं। ठीक है, हर कस्टमर की शॉपिंग का डेटा इनके पास स्टोर होता है, तो ये उसमें कस्टमर की बाइंग हैबिट्स भी इनको पता चलती रह सकती हैं कि किस तरह के कस्टमर्स किस एरिया से बिलोंग करने वाले, किस एज ग्रुप वाले किस तरह की प्रोडक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और किन डेज ऑफ द वीक में ले रहे हैं, किन मंथ्स में ले रहे हैं, किस वीक में ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली ये अपनी और कैंपेन्स या ऑफर्स भी लॉन्च कर सकते हैं। ये भी मैनेजमेंट को फायदा हो जाता है। इसी तरह से एडवांटेजेस टू द कस्टमर्स ऑफ यूजिंग बारकोड, तो बारकोड्स वाले सिस्टम यूज करने का मैनेजमेंट को क्या फायदा है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब कस्टमर्स को इटसेल्फ क्या फायदा है। नंबर वन और सबसे बड़ा फायदा, फास्टर चेकआउट क्यूज। अब आप सोचें कि आप बिन हाशिम, नाहिद, मेट्रो, इम्तियाज ऐसे स्टोर्स पे जाएं और वहां पर बिलिंग वाले काउंटर्स पे कैशियर जो है वो बेचारा वो मैनुअल बिलिंग कर रहा हो, एक एक कस्टमर की एक एक चीज की प्राइस देखकर उस प्रोडक्ट से पढ़कर और कैलकुलेटर पर वो ऐड करता जा रहा है और बिलिंग अमाउंट जो है वो चेक कर रहा है। तो कितनी कितनी देर लगे एक एक कस्टमर के बिल को फाइनलाइज होने में और पीछे कितनी कितनी लंबी क्यूज और लाइंस बन जाएं। तो ये बहुत ज्यादा टाइम सेविंग भी है फॉर द कस्टमर्स के स्टोर्स जो हैं वो बारकोड का सिस्टम यूज करें क्योंकि लंबी लंबी लाइंस नहीं होंगी, जल्दी जल्दी फास्टर चेकआउट्स होंगे और हर कोई फायदे होके घर चला जाएगा। नंबर टू बेनिफिट जो कस्टमर को है वो क्या, कि एरर्स इन चार्जिंग कस्टमर्स इज रिड्यूस। बहुत रेयर होगा, बहुत कम चांसेस होंगे कि यूजर्स की, कस्टमर्स की जो बिलिंग हो रही है उसमें कोई एरर्स आ जाए। क्यों? क्योंकि मैनुअल बिलिंग तो है ही नहीं, कोई मैनुअल कैलकुलेशन है ही नहीं, तो उसमें ह्यूमन एरर आने के चांसेस भी बहुत हद तक कम या जीरो है कि उनका बिल जो है वो गलत कैलकुलेट हो जाएगा, इसके चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। तीसरा फायदा था कस्टमर इज गिवन एन आइटमाइज्ड बिल। आइटमाइज्ड बिल, कोई बताना चाहेगा आइटमाइज्ड बिल क्या होता है? आप में से किसी ने अगर किसी आउटलेट के बिल में अगर ये नोट किया हो कि ये हमें आइटमाइज्ड बिल दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कोई चैट में बताना चाहेगा तो बताएं मुझे जरा।
जी बेटा, तो बाद में क्या था आइटमाइज बिल। आइटमाइज बिल ये होता है कि लेट से मैंने 10 डिफरेंट तरह की चीज़ें खरीदी किसी भी स्टोर से, नाहिद, इम्तियाज, मीनाक्षी, मेट्रो से, और उन्होंने मुझे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या रैंडमली जिस ऑर्डर में वो स्कैन हुई एक बिल दे दिया, तो ऐसा बिल आइटमाइज्ड बिल नहीं कहलाएगा। आइटमाइज्ड बिल ये होता है फॉर एग्जांपल कि उसमें अलग अलग कैटेगरीज की चीज़ों को वो अलग अलग ग्रुप करके दिखा दे, ग्रुपिंग करके दिखा दे। फॉर एग्जांपल मैंने गारमेंट्स रिलेटेड जो चीज़ें रखी ली उनको वो एक जगह ग्रुप करके दिखा रहा हो। मैंने फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स या ऐसी कोई चीज़ ली तो उनको अलग कैटेगरी में दिखा रहा हो। कोई मैंने गैजेट्स रिलेटेड कोई 2-3 चीजें ली तो वो उनको अलग एक ग्रुप करके दिखा रहा हो। कोई स्पोर्ट्स गुड्स मैंने ली तो वो उनको अलग कैटेगरी में ग्रुपिंग करके दिखा रहा हो। तो जब वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी की चीजों को अलग अलग ग्रुपिंग करके दिखाया जाए जिस बिल में, तो ऐसे बिल को कहते हैं आइटमाइज्ड बिल। तो बहुत सारे बारकोड सॉफ्टवेयर्स में जो स्टोर्स हैं वो अपने कस्टमर्स को जो बिल देते हैं उसमें आइटमाइज्ड बिल मिलता है, ताकि उनको ये भी उससे बेनिफिट होता है कि उनको ये पता चले कि उनका ज्यादातर एक्सपेंसेस जो है वो किस किस्म की चीज़ों पर खर्च हो रहे हैं उनका पैसा। क्या वो गैजेट्स ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्या वो ग्रोसरी आइटम ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्या वो कॉस्मेटिक्स ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्या वो डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो उनको आइटमाइज बिल मिलने से सही से आइडिया हो जाता है कि उनकी शॉपिंग या उनकी उनके एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा किस तरह की चीज़ पे चीज़ों पर खर्च हो रहे हैं। और इसके अलावा कस्टमर को ये फायदा होता है, कॉस्ट सेविंग कैन बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर। कॉस्ट सेविंग जो होती है, जो स्टाफ नहीं ज्यादा रखना पड़ रहा मैनेजमेंट को, उनकी जो इधर से सेविंग हो रही है, तो वो लॉयल्टी पॉइंट्स के थ्रू कस्टमर्स को बेनिफिट दे रहे होते हैं। कुछ ना कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है उनको उनके कार्ड में जमा होती रहती है और उसको फिर वो अवेल कर सकते हैं चीज़ों को परचेज करने के लिए। ठीक है। और इसके अलावा ये कि बेटर ट्रैक ऑफ सेल बाय डेट, सो फूड शुड बी फ्रेशर। उसके पास एक डाटा आ रहा होता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स कब आई, किस डेट पे उनके शेल्फ में आई, किस डेट पे वो सेल हुई, ताकि उनको ये ट्रैक वो रख सके कि कौन सी चीजें जो खरीद रहे हैं क्या वो फ्रेश है भी या नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये करूँ कि मैं जरा सिलेबस डॉक्यूमेंट खोल लूँ और मैं ये आपको दिखाऊँ कि हमारे पास जो है वो हमारे सिलेबस में हमें कौन कौन सी इनको डिवाइसेस करनी है। सारी हमें बुक वाली नहीं करनी, फॉलो करना है अपना सिलेबस डॉक्यूमेंट। तो मैं वो जरा आपको बोल के देखता हूँ ताकि हमें सब क्लियर हो जाए कि हमारे स्टेटस डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी इनको डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको हमें कवर करना है। जी, ये देखिएगा हमारे सिलेबस में बच्चों हमें इनपुट डिवाइसेस में करना है बारकोड स्कैनर, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल माउस, क्यूआर कोड, टच स्क्रीन, 2D एंड 3D स्कैनर्स। ठीक है, ये सारे हमें करते हैं। तो वापस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे थे। हम थे यहाँ बारकोड स्कैनर के बाद हम आ जाते हैं क्यूआर कोड स्कैनर के ऊपर। और क्यूआर कोड स्कैनर की अगर हम बात करें तो ये बारकोड ही का एक मॉडर्न वर्जन है। और इसमें हमारे पास जो है वो ज़्यादा जो है वो डेटा इसके अंदर स्टोर होता है एज कम्पेयर टू द बारकोड्स। इसके भी मैं नोट ओपन कर दूँ तो फिर मैं आपके साथ ये बात शुरू करूँ। क्यूआर कोड भी आपको बारकोड्स की तरह आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि बारकोड्स जो है दे आर नाउ एक्चुअली, क्यूआर कोड्स नाउ एक्चुअली दे आर रिप्लेसिंग द बारकोड्स। बारकोड में क्योंकि ज़्यादा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, हम उसके साथ यूआरएल को भी लिंक कर सकते हैं और बहुत सारी कॉन्टेक्ट्स को भी लिंक कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को भी लिंक कर सकते हैं। तो आजकल अब मोस्टली जिन जिन जगहों पे पहले हमें बारकोड देखा करता था, अब जगहों पर हमें क्यूआर कोड्स जो है वो नजर आ रहे हैं। और क्यूआर कोड्स की यूसेज या एप्लीकेशन लिटरली हमें हर जगह मिलती है। फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट पे कहीं पहुंचे और वहाँ पे मौजूद जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन है उनकी गाइडेंस के लिए कौन से होटल्स आपके लिए बेहतर रहेंगे, क्या प्राइसेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट नंबर्स है, वो सब आप एक क्यूआर कोड से स्कैन करके आप वो उस तक एक्सेस जो है वो हासिल कर सकते हैं। फिर आप आगे इसके बारे में बात करता हूँ।
पहले आगे बात करते हैं अपने पास डिजिटल कैमरा की बात कर लेते हैं। डिजिटल कैमरा जो है कि किस तरह से काम करता है पहले पॉइंट में बताया जा रहा है, बट दैट इज नॉट इन आवर स्कोप कि हम उनकी वर्किंग जैसे मैंने आपसे कहा कि नहीं देखनी है हमें। ठीक है। ये हम जरूर पढ़ सकते हैं तीसरे पॉइंट में कि डिजिटल कैमराज आर इंटीग्रेटेड इनटू स्मार्टफोन्स यूज्ड इन सिक्योरिटी सिस्टम। हम इनकी यूजेस की बात बिल्कुल करेंगे कि डिजिटल कैमराज आजकल इंटीग्रेट कर दिया गया है, उनको ऐड कर दिया गया है स्मार्टफोन्स में। ठीक है। सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए भी यूज होती है डिजिटल कैमराज एंड बाय प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स एज, किस लिए? टू क्रिएट हाई क्वालिटी डिजिटल इमेजेस। An advantage of digital camera is that they show a preview of the image, कि हमें प्रीव्यू भी साथ साथ उसमें नजर आ रहा होता है कि जो इमेज हम कैप्चर करने जा रहे हैं वो कैसा होगा। They also instantly create an image which can then be easily duplicated and transmitted via Bluetooth और Wi-Fi। इन डिजिटल कैमरास के थ्रू कैप्चर किए जाने वाला इमेज डिजिटल इमेज होता है, दैट इज व्हाई इट कैन बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड और डुप्लीकेटेड और इवन सेंड टू एनीवन, चाहे वो आप ब्लूटूथ से सेंड करें या वाईफाई से। एंड वी कैन ऑल्सो यूज सॉफ्टवेयर टू एडिट दोज डिजिटल फोटोज। हमने उन पे कोई फिल्टर लगाना हो, कोई क्रॉपिंग करनी हो, कोई रीसाइजिंग करनी हो, तो उन इमेजेस को, डिजिटल इमेजेस को जो डिजिटल कैमरा कैप्चर करता है उनको हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है दैट इज द कीबोर्ड। कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड जो है इट इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर गिविंग द कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर्स इन द टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट। यानी इनपुट डिवाइस तो ये है कीबोर्ड हमारा, लेकिन ये किस फॉर्मेट में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं यूजिंग द कीबोर्ड, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में दी जाती है। विच एवर कमांड्स वी गिव यूजिंग द कीबोर्ड, वो हम टेक्स्ट की फॉर्म में टाइप करके वो कमांड्स दे रहे होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं कीबोर्ड्स हमारे? दे आर कनेक्टेड ईदर बाय यूएसबी केबल और इवन वायरलेसली भी हम उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं। दे आर बिल्ट इनटू द लैपटॉप, ये लैपटॉप्स के साथ ही उसमें आ रहे होते हैं अटैच। और स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स की हम बात करें तो उसमें फिजिकल कीबोर्ड्स नहीं होते, बट दे हैव वर्चुअल कीबोर्ड्स। वर्चुअल कीबोर्ड्स कौन से होते हैं, किसको कहते हैं? कि वाइल वी आर लेट्स से स्टार्ट टाइपिंग अ मैसेज, जब हम चैट में गए फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में या मैसेंजर में, तो उसके अंदर कोई फिजिकल कीबोर्ड तो नहीं था, लेकिन वर्चुअल यानी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हमें हमारे सामने खुल के आ जाता है। ईच की ऑन द कीबोर्ड हैज अ, ये तो लाइन बता रही है कि किस तरह से ये काम करते हैं कीबोर्ड और ये की वर्किंग, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो ये वाला पॉइंट हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं। अच्छा, उसके बाद माइक्रोफोन का पहला पॉइंट भी बता रहा है कि माइक्रोफोन काम कैसे करता है, हमें इसका हाउ इट वर्क्स या वर्किंग नहीं पढ़नी। ठीक है। अलबत्ता आगे हम पढ़ लेते हैं कि दे कैन कैप्चर और एनी रियल वर्ल्ड साउंड, यानी माइक्रोफोन की बात हो रही है कि वो किसी भी रियल वर्ल्ड साउंड को कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू डिजिटल डेटा। यानी कोई भी आवाज जो भी सराउंडिंग से आई, रियल वर्ल्ड साउंड, उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है विच कैन बी स्टोर्ड, डुप्लीकेटेड और मॉडिफाइड। वो जो आवाज माइक्रोफोन में कैप्चर की वो स्टोर भी की जा सकती है, रिकॉर्ड भी हो सकती है, उसकी डुप्लीकेशन भी हो सकती है कि एक फाइल से दूसरी सेम फाइल बना ली, या उसको मॉडिफाई या चेंज या एडिट या ऑल्टर भी किया जा सकता है। ठीक है। माइक्रोफोन हैज अ डायफ्राम, अब ये उसकी वर्किंग बता रहे हैं, वर्किंग हमें नहीं पढ़नी। ठीक है, हमें तो सिर्फ उसका यूज देखना है कि माइक्रोफोन्स आर यूज टू रिकॉर्ड म्यूजिक, टेलीफोन कॉल्स, कम्युनिकेट ऑनलाइन, इन सारे पर्पजेस के लिए माइक्रोफोन्स को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस हमारा वो माउस है जिसके अंदर से नीचे से लाइट निकल रही होती है, रेड लाइट, और जिसके अंदर सेंसर लगा हुआ होता है। वो लाइट सरफेस से स्ट्राइक करके वापस एंटर होती है, और माइक ऑप्टिकल माउस उस वापस आने वाली लाइट लाइट को डिटेक्ट करके, रीड करके अकॉर्डिंगली फिर अपने कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करता है और मूवमेंट उसके अकॉर्डिंगली फिर वो जज करता है। ये खैर मैंने आपको इसकी बता दी वर्किंग, लेकिन वर्किंग अगेन बताऊंगा कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ऑप्टिकल माउस में वो क्या कह रहा है अदर देन वर्किंग, कि इट आइटम्स कैन बी सेलेक्टेड और मूव्ड। ये यूज बता रहा है, और यूज हमें यूजेस हमें पढ़ने हैं, बिल्कुल पढ़ने हैं।
कि items can be selected or moved using the left mouse button. Left mouse button से हम items को select या move कर रहे होते हैं, while the right button is usually displays the additional menus देखने के लिए हम राइट बटन ऑप्टिकल माउस का यूज कर रहे होते हैं। ऑप्टिकल माउस की बात करें कि टाइप्स की, तो ये वायर्ड फॉर्म में भी आते हैं और वायरलेस फॉर्म में भी आते हैं, इसलिए हम सबको पता है। दे आर यूज टू कंट्रोल द कर्सर इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो हम इंटरफेस यूज करते हैं आजकल अपने पीसीस पर, अपने लैपटॉप्स पर, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्राफिक्स होते हैं, उसमें मेन्यूज, उसमें विंडोज, आइकन्स और पॉइंटर्स होते हैं। पहले जमाने में जो इंटरफेस यूज किया जाता था वो कमांड लाइन इंटरफेस CLI कहलाता था, बट अब जो इंटरफेस यूज कर रहे हैं दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कर्सर को कंट्रोल करने के लिए जो चीज यूज होती है दैट इज द ऑप्टिकल माउस। They are simple to use and provide the user with an intuitive way to navigate to computer. इनके थ्रू यूजर आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से नेविगेशन कर लेता है कंप्यूटर में, इधर से उधर जाना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना या पॉइंटर्स को मूव करवाना इसकी मदद से बड़ी आसानी से पॉसिबल हो जाता है। दे आर रिलायबल ड्यू टू नो मूविंग पार्ट्स। हमारे जो लेटेस्ट ऑप्टिकल माउस है इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। पुराने जमाने में जो माउस होते थे वो मैकेनिकल माउस कहलाते थे, क्योंकि उनके अंदर एक फिजिकल बॉल मूव किया करती थी। अब वाले जो हमारे ऑप्टिकल माउस हैं इसके अंदर कोई फिजिकल मूवेबल पार्ट्स या मूविंग पार्ट्स नहीं है। दैट इज वाई इनमें वियर एंड टियर आना या हीटिंग इफेक्ट आना, इस सब के चांसेस जो है वो बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज वाई ये रिलायबल ज्यादा कंसीडर किए जा रहे हो। QR कोड की बात तो हमने स्कैनर की कर ली नीचे, फिर भी थोड़ी सी डिटेल हम यहाँ से देख लेते हैं इसके बारे में। वर्किंग हमें इसकी नहीं पढ़नी। ठीक है, एक कंपैरिजन थोड़ा सा बताया हुआ है कि QR कोड कैन रिप्रेजेंट ओवर कैपेसिटी की बात की गई है कि रीडर जो है, बारकोड जो है वो सिर्फ 30 डिजिट्स अपने अंदर अगर स्टोर करता था, तो QR कोड जो है अपने अंदर 7,000 डिजिट्स जो है वो स्टोर करता है। तो इससे आपकी की कैपेसिटी डिफरेंस में जो एक कैपेसिटी में जो एक ह्यूज डिफरेंस है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा एक ह्यूज डिफरेंस आ रहा है दोनों की कैपेसिटी। A piece of software convert, अच्छा ये तो उसकी वर्किंग बताई हुई किस तरह से काम होता है। हाँ, आगे यूज पढ़ लेते हैं इसका सेकंड लास्ट पॉइंटर में। QR कोड्स ऑफन लिंक टू अ वेबसाइट वेयर मोर इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड। ठीक है, आजकल फॉर एग्जांपल किसी को आपने कोई इनविटेशन कार्ड भेजना है, स्कूल का भी डिफरेंट इवेंट्स के इनविटेशन कार्ड्स आते हैं, या पोस्टर के ऊपर लोकेशन के बताने के लिए लोकेशन का एड्रेस लिखने के साथ साथ वो एक QR कोड डाल देते हैं और उस QR कोड को लिंक कर देते हैं किसी भी फ्री QR कोड जनरेटिंग वेबसाइट के साथ, उस गूगल मैप के लिंक के साथ। तो क्या होता है कि जैसे ही QR कोड वाला स्कैन किया जाएगा तो यूजर्स पहुंच जाएंगे डायरेक्टली उस लोकेशन के ऊपर जो गूगल मैप के साथ लिंक कर दी गई। आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर, कोई वेबसाइट एड्रेस, कोई पिक्चर भी QR कोड के साथ लिंक कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप गूगल करेंगे फॉर एग्जाम्पल, पे जाके मैंने लिखा फ्री QR कोड जनरेटर। ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा फ्री QR कोड जनरेटर, तो ये देखिएगा बहुत सारी वेबसाइट मुझे दिखा दी। तो हम इसमें से किसी भी वेबसाइट पे जाकर फ्री QR कोड जो है वो जनरेट, फॉर एग्जाम्पल मैं वेबसाइट पे चला गया। ठीक है, अब ऊपर देखेंगे कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं एक URL को भी लिंक कर सकता हूँ, मैं टेक्स्ट को भी, ईमेल को भी, SMS को भी, विजिटिंग कार्ड को भी, लोकेशन को भी, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, वाईफाई, इवेंट, बिटकॉइन, कुछ भी मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल URL मुझे लिंक करना है तो मैं URL यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सामने QR कोड अपडेट होकर आ जाएगा। ये मैं स्क्रीनशॉट लेके डाउनलोड करके एज इमेज अपने इसको चाहे तो किसी पोस्टर पे लगाऊं, किसी विजिटिंग कार्ड पे लगाऊं, किसी प्रेजेंटेशन में कॉपी कर दूं। तो ये जब जब ये QR कोड स्कैन किया जाएगा तो जो URL मैंने यहाँ पे टाइप की थी वो ऑटोमेटिकली उसको यूजर को स्कैन करने वाले को वहां तक पहुंचा देगा, उस लिंक तक ले जाएगा। तो ये हम आराम से QR कोड फ्री में जनरेट कर लेते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्यूआर कोड से आगे चले बात, तो स्क्रीन शेयर कर आपके साथ, फिर आगे चलते हैं।
बात कर रहे थे क्यूआर कोड रीडर के बात की, तो हम लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक करना है मैंने आपको दिखा दिया। और उसके बाद आगे ये बताया हुआ है कि दे कैन आल्सो बी यूज्ड टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स, शेयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रोवाइड प्रमोशनल कोड्स, ट्रेन टिकट्स, बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको लिंक कर सकते हैं। अच्छा, टच स्क्रीन की जो टाइप्स आ जाती है हमारे सिलेबस में, टच की जो टाइप्स हैं, टच स्क्रीन बाय द वे ये डुअल इन नेचर है। ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के तौर पर काम करता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन एवर यू आर टैपिंग ऑन टच स्क्रीन to make any selection, to zoom in, to zoom out, to open or close any app, जब आप टच स्क्रीन पे टच करके टैप करके काम कर रहे हैं तो एट दैट टाइम इट इज बिहेविंग लाइक एन इनपुट डिवाइस। और जब आप टच स्क्रीन के ऊपर कुछ रिजल्ट, कुछ डिस्प्ले देख रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन या कुछ भी होने के बाद कुछ भी फाइनल रिजल्ट आपको डिस्प्ले किया जा रहा है, तो उस वक्त जब ये आपको रिजल्ट शो कर रहा है तो एट दैट टाइम इट इज बिहेविंग लाइक एन आउटपुट डिवाइस। अच्छा, अब हमारे पास हमारे सिलेबस में रेजिस्टिव स्क्रीन, इंफ्रारेड स्क्रीन और तीसरी जो हमारे पास है कैपेसिटिव टाइप ऑफ टच स्क्रीन जो है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, इनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स और यूजेस अलग अलग हैं। अगर रेजिस्टिव टच स्क्रीन की बात करें तो अगेन हमें इसकी इसकी वर्किंग नहीं पढ़नी कि रेजिस्टिव टाइप ऑफ टच स्क्रीन काम कैसे करती है, हमें ये नहीं पढ़ना। ठीक है, हमें इसके फीचर्स या बेनिफिट्स या ड्रॉबैक्स पढ़ने हैं कि रेजिस्टिव टच स्क्रीन जो है बनाने में यानी इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है, चीप टू प्रोड्यूस लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, रेजिस्टेंट टू सरफेस कंटेमिनेंट्स, यानी सरफेस के ऊपर अगर कुछ लग भी जाए, कुछ मिट्टी या ऐसे इन्वायरमेंट्स में इसको यूज किया जाना हो जहाँ पे डस्ट वगैरह की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती हो, तो वहाँ पर जो है वो ये उनके खिलाफ रेजिस्ट करती है। इतनी जल्दी से ये इतनी नाजुक या इतनी खराब होने वाली आसानी से ये नहीं होती। तीसरी बात, ये कैन बी एक्टिवेटेड विद नियरली एवरी ऑब्जेक्ट, यानी इसको ऑपरेट करने के लिए रेजिस्टिव टाइप ऑफ टच स्क्रीन तकरीबन हर तरह की चीज से ये ऑपरेट या मैनेज हो सकती है। आप स्टाइलस से चलाएं, आप बेयर हैंड से चलाएं, फिंगर से चलाएं या इवन ग्लव्ड हैंड से चलाएं, तो रेजिस्टिव टच स्क्रीन हर तरह के चीज से ऑपरेट हो सकती है। इसके यूजेस जो है वो कहाँ पर है, यूज इन द कैश मशीन्स, यानी एटीएम वगैरह की बात हो रही है। इंफॉर्मेशन कियोस्क होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन देने के लिए छोटे छोटे डेडिकेटेड मशीन्स बनाई जाती हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये जैसे बैंक्स में जो है वो टोकन इशू करने वाली मशीन्स होती हैं, या इवन मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी ये इस्तेमाल की जा रही है। फिर हमारे सिलेबस में जो सेकंड टाइप ऑफ टच स्क्रीन है वो है इंफ्रारेड टच स्क्रीन। इंफ्रारेड टच स्क्रीन जो है वो हमें उसकी वर्किंग नहीं जाननी कि वो कैसे काम करती है, प्रॉपर्टीज या बेनिफिट जरूर जानने हैं कि एक्सीलेंट इमेज क्वालिटी हमें दिखा रहे होते हैं, हाई प्रिसिशन इनकी बहुत हाई होती है यानी टच की, ड्यूरेबल होती है, मजबूत होती है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, अलाउस फॉर मल्टी टचेस एट द सेम टाइम, यानी अगर हम एक ही वक्त में दो या तीन या चार फिंगर से भी एक साथ टैप करें तो ये उन टचेस को रीड या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, यूज इनका कहाँ पर है, इंफ्रारेड स्क्रीन का टैबलेट्स में, लैपटॉप्स में और स्मार्टफोन्स में मोस्टली जो है वो इंफ्रारेड स्क्रीन जो है वो यूज हो रही है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो तीसरी टाइप ऑफ टच स्क्रीन जो है हमारे सिलेबस में, दैट इज कैपेसिटिव स्क्रीन। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी में इमेज क्वालिटी इसकी भी एक्सीलेंट है, अनलिमिटेड टच टाइप है, यानी ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा ही होती है, स्केल वेल यानी इसके अंदर स्केलिंग अच्छे से की जा सकती है, सेंसिटिव टू इंटरफेरेंस फ्रॉम लाइट वाटर और स्नो, यानी इस तरह के इन्वायरमेंट में थोड़ी सी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, और लार्ज स्केल कमर्शियल डिस्प्लेस के लिए, इंफॉर्मेशन कियोस्क के लिए और इवन मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, फिर आ जाते हैं 2D और 3D स्कैनर्स पर। 2D स्कैनर, टू डायमेंशनल स्कैनर जो कि सिर्फ लेंथ और विड्थ ही स्कैन करके बताता है, लेंथ और विड्थ ही रिफ्लेक्ट करता है। इसको 2D स्कैनर या फ्लैट बेड स्कैनर भी कहते हैं। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द फोटोकॉपी मशीन। जैसे फोटोकॉपी मशीन में हम किसी डॉक्यूमेंट को उल्टा करके अपसाइड डाउन रख देते हैं, तो उसी तरह से ये भी जो है वो इसमें भी हम डॉक्यूमेंट को रखते हैं। और कैसे काम करता है हमें ये नहीं पढ़ना, पता ये कि 3 डायमेंशनल जो स्कैनर है वो तीनों डायमेंशंस दिखा रहा होता है कि अगर आपने एक बुक को फॉर एग्जांपल 3D स्कैनर से स्कैन किया तो वो उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को दिखाएगा कंप्यूटर के अंदर, जबकि 2D स्कैनर से अगर आपने एक बुक को स्कैन किया तो वो सिर्फ उसकी लेंथ और विड्थ दिखा रहा होगा उसको फ्लैट फॉर्म में
उसकी सिर्फ उसकी टॉप सरफेस या टॉप व्यू दिखा रहा होगा, ठीक है। डिजिटल 3D मॉडल्स कैन बी मॉडिफाइड यूजिंग स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर। ये मॉडिफाई हो रहे होते हैं 3D प्रिंटर के थ्रू, फिर उन मॉडल्स का प्रिंट भी निकाल लिया जाता है, ठीक है। 2D स्कैनर्स जो है वो यूज होते हैं डिजिटल वर्जन्स बनाने के लिए। हमारे कोई भी पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, पुरानी फोटोग्राफ्स हैं, उनको हम डिजिटाइज करने के लिए, डिजिटल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करने के लिए हम 2D स्कैनर से स्कैन कर लेते हैं कि भाई ये फोटोग्राफ हार्ड कॉपी में अगर हमारी बहुत पुरानी कोई पड़ी हुई है रिलेटिव्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, वो खराब ना हो जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उसको हम जो है वो स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में 2D स्कैनर से स्कैन करके अपने पास डॉक्यूमेंट्स को रख लेते हैं, कि वो खराब ना हो जाए, मिसप्लेस ना हो जाए, गुम ना हो जाए। तो ये भी इसका एक यूज है। 3D स्कैनर्स के थ्रू जो है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स बन जाते हैं, यानी पूरे पूरे मॉडल्स बनाने हो, पहले जो भी चीज प्रोडक्ट बनती है उसके कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स बनने होते हैं, तो 3D स्कैनर वहां पर भी हेल्प आउट कर रहा होता है। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मेडिकल साइड पर भी इसके यूजेस होते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने यहाँ पे बताया कि समरी ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड बेनिफिट्स, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा इसी के ऊपर, ये आपने अपने पास कॉपी में नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर हम रुकते हैं, हमारा इनपुट डिवाइस यहाँ पे टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। ये यहाँ से ऑनवर्ड्स फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 10:30 पर मोस्ट ऑफली हमारे यहाँ लाइट जा रही होती है, तो इसलिए एक टॉपिक मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको इनपुट डिवाइसेस का। और ये जो टेबल है, ये जो मैं आपको शो करूँ शेयर करूंगा आपके साथ, ये आप अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जिसमें हर इनपुट डिवाइस का नाम, उसके एग्जाम्पल यूजेस और उसके बेनिफिट्स जो है, ये आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेने बिफोर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हमारा आउटपुट डिवाइसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 3.2 कंप्लीट करके फिर हम इंशाल्लाह आगे 3.3 पे चले जाएंगे, ठीक है। तो जीसी को चेक करिएगा, इंशाल्लाह मैं आज आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा, आपके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा जितना पार्ट आपने कॉपी में नोट करना है।